कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी मेहनत को आप लोगों ने हमेशा अप्रिसिएट किया है। आप लोगों ने मेरे कहानियों को और मेरे चैनल को हमेशा प्यार दिया है, पर 1-2 महीने से तकरीबन देख रही हूँ कि चैनल पर व्यूज़ ही बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चूँकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो। अगर नहीं पसंद आती तो मैं कहानी को बीच में रोक देती, लेकिन ऐसे व्यूज पर कहानी आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदा लेखक से परमिशन लेकर उनको पेमेंट करके कहानी अपलोड करती हूँ, और ऐसे व्यूज पर तो लेखक का पेमेंट ही मुश्किल है। मैं 1-1.5 महीने से सिर्फ राइटर की पेमेंट के साथ ही कहानी को आगे बढ़ा रही हूँ। पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल भी कहानियों पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं एक चीज़ के लिए हमेशा से आप लोगों की थैंकफुल रहूँगी। मुझे जब भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, आप लोगों ने भर भर कर अपना सपोर्ट मुझे दिया है। आज एक बार फिर से मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। मैं जैसे ही कहानी अपलोड करती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कहानी को पूरा देखिए, और लाइक के बटन के साथ साथ एक हाइप का आइकॉन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को कुछ बूस्ट मिल सके। बाकी आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगी, ताकि वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानियाँ सुनती रहें। मनोहर जी राजवेंद्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि ये हैं सिसोदिया महल के राजा साहब राजवेंद्र सिसोदिया, और उनके साथ है उनकी होने वाली पत्नी तन्वी शेखावत सिसोदिया, महल की होने वाली रानी साहिबा। वहीं कोई था जिसके लिए जैसे पूरी दुनिया ही रुक सी गई थी। वक्त थम सा गया था, जिस्म से प्राण निकलने को हो गए थे, और एक पल में जैसे सब कुछ बर्बाद सा हो गया था। मनोहर जी की बात सुनते हुए ममता जी मुस्कुरा रही थी। तभी उनकी तिरछी नजरें चंदा पर गई। वो झट से बोली, चंदा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे राजा साहब आए हैं और तुम दूर खड़ी हो। इधर आओ, आकर अपने राजा साहब को तिलक लगाओ, और उनकी होने वाली पत्नी को भी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो साफ बता रहे थे कि चंदा से सबके सामने प्यार से बोलने वाली वो अंदर ही अंदर चंदा से कितनी नफरत करती हैं। चंदा की आंखों में आंसू छलक उठे थे, लेकिन उसने जल्दी से उन आंसुओं को साफ किया और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आई। वो जाकर राजवेंद्र के सामने खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम यही हो चंदा? मुझे तो लगा शायद तुम्हारी शादी हो गई होगी, काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम। चंदा मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी कहाँ सब कुछ बदलता है राजा साहब। कभी कभी तो पूरी उम्र लग जाती है कुछ बदलने में, लेकिन चाह कर भी कोई बदल नहीं पाता, और कभी कुछ साल ही बहुत होते हैं इंसान को पूरी तरह से बदलने के लिए। उसकी बात पर राजवेंद्र मुस्कुराया और फिर तन्वी की तरफ देखकर बोला, तन्वी, ये चंदा है, इस महल की बहुत पुरानी दासी। उसके मुंह से अपने लिए दासी सुनकर चंदा फीका सा मुस्कुराई। तन्वी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे समझ में आया तुम कौन सी चंदा की बातें करते थे। ये बोलते हुए वो चंदा को गहरी नज़रों से देख रही थी। चंदा ने एक बार फिर से राजवेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा लगा ये जानकर राजा साहब कि विदेश में आपको मैं याद तो थी। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर नीचे की तरफ झुक गई। राजवेंद्र और बाकी सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जो राजवेंद्र के पैरों की तरफ झुकी थी, उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ दुपट्टा राजवेंद्र के जूते पर रखा और उसके जूते को साफ करने लगी। वो हमेशा जब भी राजवेंद्र बाहर जाता था तो ऐसे ही उसके जूते साफ किया करती थी, लेकिन आज तो राजवेंद्र आया था तो आज क्यों, ये सवाल शायद राजवेंद्र के दिमाग में भी घूम रहा था। तभी उसने चंदा की तरफ देखते हुए खुद को तुरंत पीछे की तरफ कर लिया। तो चंदा मुस्कुराई और ऊपर की तरफ उठकर बोली, क्या हुआ राजा साहब, इतना परेशान क्यों हो गए? राजवेंद्र तुरंत बोला, मैं जानता हूँ पहले तुम ये सब करती थी, लेकिन अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा मुस्कुरा कर बोली,
और मैंने भी आपसे कहा था ना राजा साहब कि कुछ आदतें नहीं बदलती, इंसान बदल जाते हैं, लेकिन कुछ आदतें तो हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। खैर, आपका महल में स्वागत है और आपकी होने वाली अर्धांगिनी। ये बोलते हुए उसने तन्वी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपका भी इस महल में स्वागत है। ये बोलकर अब उसने आरती की थाल की तरफ देखा जहाँ पर साबुत मिर्च रखी हुई थी। उसने उन 7 मिर्चों को अपने हाथ में उठाया और तन्वी और राजवेंद्र के सर से घुमाते हुए बोली, आप दोनों को किसी की नज़र ना लगे। ये बोलकर उसने उन मिर्चों को साइड में रख दिया। राजवेंद्र एकटक चंदा की तरफ देख रहा था। ममता जी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो रहा था। कहाँ उन्होंने सोचा था कि चंदा का रो रो कर बुरा हाल होगा, वो पूरी तरह से जल जाएगी, उसका तो चेहरा देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ पर तो चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट भी बेहद खूबसूरत थी। चंदा पीछे की तरफ हटते हुए बोली, आप दोनों को देखकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तन्वी मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत क्यूट हो चंदा, आई रियली लाइक इट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों राजवेंद्र हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता था। अगर तुम इतनी क्यूट हो तो तुम्हारे बारे में बातें होना तो लाजमी है। ये बोलते हुए उसने राजवेंद्र का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, अंदर चलें। तन्वी भी मुस्कुराकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सब लोग अब अंदर की तरफ बढ़ गए। लेकिन चंदा वहाँ से कहीं नहीं गई। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और उसके सामने ही खड़ी थी धानी। धानी उसके पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है चंदा दीदी, हुकुम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है वो तो आपसे प्यार करते हैं ना। जाने से पहले भी उन्होंने आपसे वादा किया था कि वो वापस आएंगे तो आपको अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, तो फिर अब वो किसी और से शादी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा मुस्कुराते हुए बोली, वक्त के साथ पसंद नापसंद दोनों बदल जाती है धानी। धानी जल्दी से बोली, लेकिन ये तो गलत है ना चंदा दीदी, उन्होंने वादा किया था आपसे और आपने भी खुशी खुशी सब कुछ मंजूर कर लिया, कोई सवाल तक नहीं किया। चंदा मुस्कुराई और बोली, वो राजा साहब है धानी और मैं दासी, मेरा उनसे सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता, मुझे तो बस उनका हुक्म मानना है। धानी रोते हुए बोली, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है। चंदा तुरंत बोली, खबरदार, अगर राजा साहब के बारे में कुछ भी कहा तो धानी, प्रेम उनका बदला है, मेरा नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरस गए और वो तुरंत अपना घाघरा संभालते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ भाग गई। और जैसे ही वो ऊपर छत पर आई, उसके सामने वो झूला था जहाँ पर कभी राजवेंद्र उसके साथ बैठकर उसे पढ़ाता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो 15-16 सालों का राजवेंद्र और वो 10-11 सालों की चंदा वहाँ पर बैठी हो और वो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हों। वो राजवेंद्र का उसे छूना और चंदा का शर्मा जाना, वो सब जैसे उसकी आंखों के सामने चल रहा था। वो घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठी और अब उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो कल लगे और आज बदल जाए, वो प्रीत तो ना हुई। कभी बनी प्रेमिका कभी अर्धांगिनी, आज मैं फिर से दासी तेरी हुई। आह न भरी लाख तकलीफ़ों पर, आज मैं तेरे एक शब्द पर रोई। इश्क न करियो कोई, ये बड़ा कमबख्त है, 4 पलों के मोह में मैं पूरी जिंदगी रोई। ये बोलकर वो ना जाने कब तक उस झूले को देखती रही और अपनी जगह पर बैठी बैठी रोती रही। पीछे खड़ी धानी उसे देख रही थी, लेकिन वो उसे चुप करवाने के लिए आगे नहीं आई। कहीं ना कहीं वो भी समझ चुकी थी कि शायद ये रोना ही चंदा के दिल में दबे हुए दर्द को बाहर निकाल सकता है। तकरीबन 1 घंटे बाद चंदा ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फिर ज़मीन पर अच्छे से बैठ गई। अब वो अपने पैरों में पहनी कोई पायल निकाल रही थी। उसे वो पायल निकालते हुए देख धानी हैरान रह गई। वो जल्दी से आगे आई और बोली, चंदा दीदी, ये आप क्या कर रही हैं। आप तो ये पायल कभी अपने पैरों से नहीं निकालती थी ना। ये तो आपको आपके राजा साहब। ये बोलकर वो चुप हो गई। जब चंदा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली,
जब महबूब बदल गया तो उसकी निशानियां अपने बदन पर ओढ़कर क्या करूंगी धानी। वो जब तक मेरे थे उनकी चीज़ों पर हक था मेरा, आज वो मेरे नहीं तो अब चंदा को उनसे कुछ चाहिए भी नहीं। ये बोलकर उसने वो पायलों का जोड़ा निकाला और धानी के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ये तुम राजा साहब को दे देना, लेकिन हाँ जब वो अकेले हों तब देना। चंदा की बात पर धानी जल्दी से बोली, लेकिन ये तो आप भी दे सकती हैं ना राजा साहब को चंदा दीदी, तो फिर मैं ही क्यों। चंदा मुस्कुराई और बोली, बस यूं ही तुम जाओ और जाकर उन्हें वो पायल दे देना। उसकी बात सुनकर धानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही चंदा ने उसे रोका और बोली, तुम रहने दो, वापस आओ। धानी उसकी बात सुनकर वापस आई। चंदा ने वो पायल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, एक काम करो, ये तुम मुझे ही वापस दे दो। ये बोलकर उसने वो पायलों का जोड़ा अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, ये राजा साहब ने मुझे दी थी तो वापस भी मैं ही करूँगी। तुम जाओ और जाकर देखो कि कहीं उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। धानी रोते हुए बोली, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है चंदा दीदी। चंदा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। जैसे ही उसने कहा धानी वहाँ से चली गई। चंदा अब अपने हाथों में पकड़ी हुई वो पायल की तरफ देखते हुए बोली, आपके करीब आने का अब मन तो नहीं कर रहा राजा साहब, क्योंकि आपके करीब आऊँगी तो शायद आंखों से आंसू बह जाएंगे, और वो मैं अब बहाना नहीं चाहती, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इसी बहाने वो सवाल भी कर लूँगी। ये बोलकर उसने वो पायलों का जोड़ा अपने हाथ में पूरी तरह से कस लिया। वहीं राजवेंद्र और तन्वी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उनके सामने खाना परोसा जा रहा था। चाय नाश्ते से टेबल भरा हुआ था। ममता जी मुस्कुराते हुए राजवेंद्र को खाना खिला रही थी। आज तक कभी ममता जी ने उस पर प्यार नहीं दिया था, लेकिन आज तो जैसे वो अपना पूरा प्यार उस पर लुटाने में लगी हुई थी। तन्वी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी राज, बट मेरा तो पेट भर गया, मुझसे और ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। तन्वी की बात पर राजवेंद्र तुरंत बोला, एक काम करो, तुम जाकर अपने रूम में थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें बेटर फील होगा। उसकी बात पर तन्वी मुस्कुराई। तभी ममता जी मीना की तरफ देखते हुए बोली, जाओ तुम जाकर तन्वी को उसका रूम दिखा दो। तन्वी मुस्कुराते हुए मीना के साथ वहां से चली गई और अब वहां पर सिर्फ राजवेंद्र रह गया था। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। मनोहर जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम भी जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। आज पूरे 4 साल बाद तुम अपने कमरे में जा रहे हो, लेकिन हमने तुम्हारा कमरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा पहले था। अगर तुम चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो गई। सच में पूरा कमरा वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। एक भी चीज़ बदली नहीं गई थी, लेकिन कमरे में साफ सफाई पूरी थी और ये काम चंदा करती थी। वो ना सिर्फ इस कमरे की सफाई किया करती थी, बल्कि सफाई करते हुए अपने दिल की हजारों बातें भी किया करती थी, जो वो अपने राजा साहब से करना चाहती थी। लेकिन अब उसके राजा साहब तो थे नहीं, तो ये कमरा ही उसके दिल की सारी बातें सुनता था। राजवेंद्र अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र पलंग पर गई। वो पलंग जहाँ देखते हुए अब उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी, और अगले ही पल उसने उस पलंग पर से अपनी नज़रें हटा ली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त बहुत अलग नज़र आ रहे थे। तभी पीछे दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ जाऊं राजा साहब? उसकी आवाज़ सुनकर राजवेंद्र ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। अपने सामने चंदा को देखकर जैसे एक पल के लिए अब राजवेंद्र की धड़कन रुक गई। चंदा ने एक बार फिर से पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं राजा साहब? राजवेंद्र तुरंत बोला, कोई काम है क्या? चंदा मुस्कुराई और बोली, अगर आप अंदर आने की इजाज़त देंगे तो ही तो बता पाऊंगी कि मुझे क्या काम है राजा साहब, और अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। राजवेंद्र झट से बोला, नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ राजा साहब, बिजी ना होना मतलब व्यस्त ना होना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ाया था आपने और पढ़ा था मैंने। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई। राजवेंद्र उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट जैसे उसका दिल बेचैन कर रही थी। तभी चंदा अचानक से सामने की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर्दे खिड़की को कवर कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उन पर्दों को पीछे की तरफ हटाते हुए बोली, इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है आपके कमरे से, फिर भी आपने पर्दे नहीं हटाए। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखिए तो सही कितना खूबसूरत चाँद खिला है आसमान में। ये बोलते हुए वो सामने की तरफ देख रही थी, जहाँ सच में वो चाँद बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, जो ऊपर आसमान में चमक रहा था। राजवेंद्र की नज़रें अभी भी चंदा के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना? चंदा ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, लीजिए, ये खूबसूरत नज़ारे के चक्कर में मैं अपनी बात तो भूल ही गई। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ आपको। ये बोलकर वो राजवेंद्र के सामने आकर खड़ी हुई। राजवेंद्र का दिल जोरों से धक धक करने लगा। चंदा मुस्कुराई और बोली, कैसे हैं आप राजा साहब? जानती हूँ अच्छे होंगे, लेकिन बस यूं ही पूछने का मन किया। राजवेंद्र झट से बोला, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है चंदा, तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। चंदा मुस्कुराई और बोली, वो तो आप मना भी करेंगे तो भी कहूँगी मैं राजा साहब, आज के लिए तो ज़रूर कहूँगी, बेशक से फिर कभी कुछ कहूँ ना कहूँ। उसके जवाब पर राजवेंद्र बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। चंदा ने अब मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए, जिनमें वो खूबसूरत पायलों का जोड़ा था, जिनकी खूबसूरती आज भी उतनी ही थी जितनी आज से 4 साल पहले। राजवेंद्र हैरानी से बोला, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये तो वो पायलों का जोड़ा है ना जो मैंने तुम्हें पहनाया था। मेरा मतलब है मैंने तुम्हें तोहफा दिया था, तो ये तुम अब दोबारा मुझे क्यों दे रही हो? चंदा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, वैसे तो तोहफे वापस नहीं दिए जाते राजा साहब, लेकिन अब इसका मेरे पास रहना गलत होगा। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि ये आपने उस चंदा को दिए थे जिसके लिए आपके दिल में एहसास थे। बेशक से आप भूल गए उन एहसासों को, लेकिन वे एक वक्त था जब आपने इन पायलों को मेरे पैरों में पहनाते हुए मुझे अपनी प्रेमिका, अपनी अर्धांगिनी और उससे भी ऊपर का दर्जा दिया था। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे याद है। मैं आपको भी याद दिला देती हूँ। प्रेमिका कहूँ तो तुम्हें शायद गलत होगा, तुम प्रेमिका नहीं हो मेरी चंदा, तुम मेरी वो अर्धांगिनी हो जिसने मेरे साथ अभी तक 7 फेरे नहीं लिए, लेकिन तुमने वो हर एक फर्ज निभाया है जो शायद एक पत्नी अपने पति के लिए निभाती है। यही शब्द कहे थे ना आपने मुझे राजा साहब। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र चौंक गया था। चंदा मुस्कुराई और बोली, लेकिन अब तो आपकी प्रेमिका भी कोई और है, अब वही प्रेमिका आपकी अर्धांगिनी भी बनने वाली है। तो भला मैं ये तोहफा अपने पास कैसे रख सकती हूँ जिसमें आपके वो एहसास हैं जो अब मेरे लिए नहीं किसी और के लिए हैं। इसलिए मैं आपको इन्हें लौटाने आई हूँ। राजवेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा था। अचानक ही चंदा ने उन पायलों को अपने हाथ में पकड़े हुए ही हल्का सा हिलाया तो राजवेंद्र एकदम से होश में आया। अगले ही पल उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हें तुम्हें इन पायलों को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है चंदा, तुम इन्हें अपने पास रख सकती हो। बेशक से वो एहसास किसी और के लिए हो गए हों, लेकिन इन पायलों का अब किसी एहसास से कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजा ने अपनी दासी को दिए थे, तो इतना तो तुम भी जानती हो कि राजा अपनी दासी को दिया हुआ तोहफा वापस नहीं ले सकता। चंदा मुस्कुराई और बोली, लेकिन आज इस राजा साहब को ये तोहफा वापस अपने पास रखना होगा। खैर, अगर आप नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें एक तरफ रख देती हूँ। आप इन्हें फेंकना चाहें तो फेंक दीजिएगा, किसी को देना चाहें तो दे दीजिएगा। एहसास ही जब खत्म हो गए तो चीज़ों की क्या अहमियत रह जाएगी। ये बोलकर उसने वो पायलों का जोड़ा साइड टेबल में बनी हुई ड्रावर में रखना चाहा। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए उस खत पर गई जो राजवेंद्र उसके लिए छोड़ कर गया था। उस खत को देखते हुए चंदा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई।
आज तक उसने उस खत को खोलकर नहीं देखा था। उसने वो पायलों का जोड़ा अंदर रखा और उस खत को अपने हाथ में उठा लिया। वो उस खत को लेकर वापस राजवेंद्र के सामने आई। वहीं राजवेंद्र अपने हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर अपनी जगह पर खड़ा था। चंदा राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, एक और चीज़ है जो मुझे आपको वापस देनी है। राजवेंद्र ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और चंदा ने अगले ही पल वो खत उसके सामने बढ़ा दिया। वो खत देखकर राजवेंद्र हैरान हुआ। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे देकर गए थे लेकिन मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसे पढ़ने की। मन तो बहुत करता था लेकिन जब भी इसे हाथ लगाती तो हाथ कांपने लगते। पर अब ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, वरना दिल को और ज़्यादा तकलीफ होती। चंदा की बात पर अब राजवेंद्र और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसे लग रहा था कि चंदा ने वो खत पढ़ लिया होगा, लेकिन चंदा ने वो खत पढ़ा ही नहीं था। चंदा मुस्कुराई और बोली, अब आप ये खत भी वापस नहीं लेंगे क्या? खैर ठीक है, अगर आपको नहीं लेना तो मैं इसे भी रख देती हूँ। वैसे इसे रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब जज्बात बदल गए तो लिखे हुए शब्दों का क्या ही मोल रह गया। ये बोलकर उसने तुरंत वो खत वहीं साइड में जल रही आग में डाल दिया। राजवेंद्र जल्दी से बोला, चंदा, लेकिन जब तक वो इसके आगे कुछ कहता या फिर चंदा के हाथों से वो खत पकड़ता, उससे पहले ही चंदा ने वो खत आग में स्वाहा कर दिया था। राजवेंद्र जल्दी से वहाँ पर आया और बोला, ये तुमने क्या किया चंदा? कम से कम तुम्हें वो खत पढ़ना तो चाहिए था। अगर नहीं पढ़ना था तो इसे आग में जलाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात सुनकर चंदा मुस्कुराई और बोली, क्या बात है राजा साहब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो किसी के जज्बात मायने नहीं रखते, तो फिर इस खत में ऐसा क्या था? वैसे भी आपने मेरे लिए रखा था ना। अब मैं पढ़ूं या आग में जलाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है? राजवेंद्र चंदा की तरफ देखता ही रह गया। चंदा अब मुस्कुराते हुए बोली, अब बस एक आखिरी चीज़ रह गई है राजा साहब, जो आपको वापस तो नहीं दे सकती मैं, लेकिन अब मुझे उस चीज़ से आज़ादी चाहिए। उसकी बात पर राजवेंद्र बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे खुद नहीं पता था कि चंदा अब आगे क्या कहने वाली थी। अब और ऐसा क्या रह गया जो वो राजवेंद्र को लौटाना चाहती है। वो झट से बोला, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए चंदा। चंदा मुस्कुराई और बोली, इतनी भी बेसब्री अच्छी नहीं होती राजा साहब, माना जल्दबाजी में हैं आप। होंगे भी क्यों नहीं, सोने का वक्त हो गया है और आपको अपने आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखने होंगे। लेकिन कभी दूसरों का भी सोच लीजिए, उन्हें चैन से सोए सालों हो गए, शायद अब वो भी चैन से सोना चाहते हों। उसकी बात पर राजवेंद्र का दिल एकदम से विचलित हो उठा। वो तुरंत बोला, ऐसी बातें मत करो चंदा। चंदा मुस्कुराई और बोली, तो आप ही बता दीजिए राजा साहब की कैसी बातें करूं? इस दासी का क्या है, ये तो वैसी ही बातें कर लेगी जैसी आप सुनना चाहते हैं। दासी जो हूँ, आपका हुक्म ना मानूंगी तो और क्या करूँगी? राजवेंद्र उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता ही रह गया और चंदा अब एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आज़ादी चाहिए राजा साहब। चंदा की बातें सुनकर राजवेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहती हो तुम चंदा? चंदा मुस्कुराई और बोली, शायद आपको याद होगा इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ भूल गए हैं आप राजा साहब, इसलिए आपको बातें याद दिलानी पड़ रही है। एक बात और याद दिला देती हूँ, आपने जाने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मुझे अपनी सौगंध दी थी कि मैं बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन इस महल से बाहर नहीं जाऊंगी, और मैंने आपकी सौगंध का मान रखा। आपके जाने के बाद मैंने कभी महल के बाहर कदम भी नहीं रखा। बस आप मुझे उस सौगंध से आज़ाद कर दीजिए, मुझे आज़ादी दे दीजिए। चंदा की बात सुनकर राजवेंद्र हैरान हो गया। उसे हैरानी हो रही थी इस बात की कि क्या चंदा कभी इस महल से बाहर ही नहीं गई? मतलब उसने उस खत को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जो वो चंदा के लिए छोड़कर गया था, क्योंकि आज से 4 साल पहले राजवेंद्र जिस दिन लंदन जाने वाला था, उस दिन सुबह सुबह राजवेंद्र की आंखें खुली और वो तैयार होने लगा। वो चंदा को उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो चंदा को उठा देता तो उसे छोड़कर जाना राजवेंद्र के लिए मुश्किल हो जाता।
वो बस उसे यूं ही सुकून से सोते हुए देखकर जाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से तैयार हुआ। बाहर गाड़ियां तैयार खड़ी थी। राजवेंद्र तैयार होने के बाद चंदा के पास आया और उसने बड़े ही प्यार से चंदा के माथे पर अपने होठ रख दिए और हल्का सा उसके होठों को भी चूम लिया। चंदा गहरी नींद में थी, लेकिन अपने राजा साहब का स्पर्श महसूस कर वो हल्का सा कसमसा गई। राजवेंद्र मुस्कुराया और तुरंत पीछे की तरफ हट गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो नींद में भी मुझे नहीं भूलती हो चंदा। पता नहीं इतने दिन तुम मेरे बिना कैसे रहोगे और मैं भी तुमसे ये जुदाई कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे मिलने आता रहूं और या फिर तुम्हें अपने पास बुला पाऊं, लेकिन सच में मैं तुमसे दूर तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। उसे एक बार फिर से अच्छे से देखकर राजवेंद्र ने उसे लगभग से अपनी आंखों में भर लिया और फिर अपने कमरे से बाहर निकला। वो बाहर आया तो उसका सामना मनोहर जी से हुआ और मनोहर जी उसे कुछ गंभीर नज़रों से देख रहे थे। राजवेंद्र उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, चले बाबा। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक बात करनी है राजवेंद्र। राजवेंद्र तुरंत बोला, कैसी बात बाबा? मनोहर जी एक गहरी सांस लेकर बोले, यहाँ नहीं, हमारे कक्ष में चलते हैं। ये बोलकर वो अपने कक्ष में चले गए और राजवेंद्र भी उनके पीछे पीछे उनके कक्ष में गया। वहीं अपने कक्ष में आकर मनोहर जी अपनी कुर्सी पर बैठे और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, तुम जानते हो, तुम्हें पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ गुजर गई थी। हमें तुम्हारी बहुत चिंता होती थी। तुम्हारी माँ तो चली गई, लेकिन वो तुम्हें हमारे पास छोड़ गई थी। हम तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमने उन्हें वादा किया था कि हम उनकी याद में रोएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम रोते तो तुम्हारे दिल में सवाल उठते कि हम रो क्यों रहे हैं और फिर तुम भी उदास हो जाते। इसलिए हमने तुम्हारे लिए खुद को बिल्कुल पत्थर सा दिल कर लिया था। राजवेंद्र तुरंत बोला, लेकिन आप ये बातें अभी मुझे क्यों बता रहे हैं बाबा? मनोहर जी फीका सा मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि अब मैं अपने दिल पर एक बोझ रखकर थक गया हूँ राजवेंद्र। अब मैं उस बोझ से आज़ाद होना चाहता हूँ। राजवेंद्र तुरंत बोला, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मनोहर जी अपनी जगह से उठे और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी माँ तो तुम्हें मेरी गोद में डालकर चली गई, लेकिन मेरे लिए तुम्हें संभालना मुश्किल हो रहा था राजवेंद्र। महल के काम, बिजनेस और 100 जिम्मेदारियों के बीच तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे छूट जा रही थी। हम तुम्हें संभालने में असफल होते जा रहे थे। इसलिए हमने तुम्हारे लिए दासियों को रखा, लेकिन तुम उन दासियों से भी नहीं संभलते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा से ही तुम्हें एक माँ के गोद की ज़रूरत होती थी। हमने अपने दोस्त रघुवीर शेखावत से तुम्हारे बारे में बात की तो उन्होंने अपनी पत्नी की गोद में तुम्हें दे दिया, ताकि वो तुम्हें एक माँ का प्यार दे सके, एक माँ का आंचल दे सके, और तुम हंसते हंसते उनकी गोद में चले भी गए। वो तुम्हें अच्छे से पालने लगी थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें यूं ही अपनी गोद में नहीं लिया था राजवेंद्र। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। राजवेंद्र हैरानी से बोला, कैसा वादा बाबा? और उस वादे का अब क्या मतलब बनता है? आपने तो वो वादा पूरा कर दिया होगा ना? मनोहर जी ने अपना सिर नामे हिलाया और बोले, नहीं बेटा, वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो वादा पूरा होगा, क्योंकि वो वादा सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। राजवेंद्र अब और भी ज़्यादा चौंक गया। मनोहर जी एक गहरी सांस लेकर बोले, रघुवीर जी ने मुझसे वादा लिया था कि जब भी उनके घर में बेटी जन्म लेगी तो उनकी बेटी से तुम शादी करोगे, वो सिसोदिया महल की रानी बनेगी। उनकी बात सुनकर राजवेंद्र के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मैं चंदा से प्रेम। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोहर जी बोले, अब ये तो तुम्हें फैसला लेना होगा राजवेंद्र कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की जुबान, उनका दिया वादा मायने रखता है या फिर अपना प्रेम। बस इतना समझ लो कि अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो ये वादा और हम एक साथ खत्म होंगे। उनकी बात सुनकर राजवेंद्र बस उनकी तरफ देखता ही रह गया। मनोहर जी अब वापस अपनी जगह पर बैठे और बोले, आज तुम लंदन जा रहे हो, लेकिन आज ही तुम्हें ये फैसला भी लेना होगा कि तुम क्या करोगे। अपना प्रेम पूरा करोगे या फिर वो वादा जो हमने तुम्हें बचाने के लिए किया।
क्योंकि अगर तुम्हें एक माँ की गोद नहीं मिलती तो शायद तुम जिंदा भी नहीं रह पाते। तुम्हारे लिए हमने वो वादा अपने दोस्त से किया था। अब तुम्हें फैसला लेना होगा राजवेंद्र, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे बाबा का मान सम्मान या फिर अपना प्रेम? राजवेंद्र को उनकी बातें सुनते हुए अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने जब से होश संभाला था तब से उसने चंदा को अपनी अर्धांगिनी के तौर पर देखा था। उसके साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाए थे और अब वो सारे ख्वाब एक पल में टूटे हुए महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों में नमी उतर आई। मनोहर जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, भूलना मत राजवेंद्र कि एक राजा के लिए उसकी जुबान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक राजा खुद को भी अपनी जुबान के लिए त्याग सकता है। अब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम भविष्य में इस महल के राजा बनने के लायक हो या फिर तुम सिर्फ एक प्रेमी बनने के लिए इस दुनिया में आए। उनकी बातें सुनकर राजवेंद्र के लिए वो फैसला लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो चंदा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। चंदा पर जब जब बात आती थी तो वो किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता था। ममता जी के सामने भी जुबान चलाने में वो एक पल का परहेज नहीं करता था। वो तुरंत बोला, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बाबा, आप मुझे भी तो समझने की कोशिश। अभी वो बोल ही रहा था कि मनोहर जी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोले, ठीक है, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है, तुम जाओ यहाँ से। उनकी हालत देखकर राजवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बड़ी तकलीफ में है। वो जानता था कि मनोहर जी ने उसे संभालने में कितनी मुसीबतों का सामना किया है। एक पल के लिए उसने अपने आंखें बंद किया और उसकी आंखों के सामने चंदा का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं फैसला ले चुका हूँ बाबा, बस आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको अपना फैसला बता दूंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और फिर भारी भारी कदमों के साथ चंदा की तरफ आया। चंदा अभी भी सुकून से सो रही थी और उसे देखते हुए अब राजवेंद्र को अपनी धड़कनें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। जिस सिचुएशन में वो इस वक्त खड़ा था वो खुद को उस सिचुएशन में कभी नहीं डालना चाहता था, लेकिन आज वो खुद को उस सिचुएशन से दूर भी नहीं कर पा रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो चंदा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बहुत प्रेम करता हूँ मैं तुमसे चंदा, इतना कि तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। लेकिन बाबा, बाबा से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। मुझे माफ़ कर देना चंदा। लेकिन ये बोलते हुए वो चुप हो गया था। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसे सामने ही एक डायरी रखी मिली। उसने तुरंत उस डायरी में जाकर कुछ लिखा जो था, मैं जानता हूँ चंदा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अब वक्त बदलने लगा है, मुझे यहाँ से जाना है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साथ किसी तरह के एहसास लेकर जाऊँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रहा हूँ तो मैं पीछे पलट कर नहीं देखना चाहता। मैंने तुम्हें अपनी सौगंध दी थी कि तुम इस महल को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें उस सौगंध से आज़ाद करता हूँ। प्रेम कहते हैं खत्म नहीं होता, लेकिन बदलता ज़रूर है, और वक्त के साथ तो बड़ी से बड़ी चीज़ बदल जाती है। प्रेम क्या ही चीज़ है। उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझोगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगी। मेरा इंतज़ार मत करना चंदा। राजवेंद्र। ये लिखकर उसने डायरी में से वो पन्ना फाड़ लिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया ताकि सुबह जब भी चंदा उठे तो वो उसे खुद से पढ़ ले और महल से चली जाए। उस खत को रखते ही वो बिना चंदा की तरफ देखे ही बाहर चला गया था। उसने मनोहर जी को अपना फैसला भी बता दिया था। फ्लैशबैक एंड। चंदा राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है राजा साहब, आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? राजवेंद्र उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से होश में आया और बोला, मैंने तुम्हें उस सौगंध से आज़ाद बहुत पहले ही कर दिया था चंदा, शायद तुमसे ही कोई गलती हो गई। मैंने जो खत लिखा था उसमें तुम्हें उस सौगंध से आज़ाद किया गया था। उसकी बात सुनकर चंदा हैरान रह गई। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, खैर कोई बात नहीं, तुमने तब तो खत नहीं पढ़ा तो अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन अब तुम उस सौगंध से आज़ाद हो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकती हो और तुम पूरी तरह से अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकती हो। एंजॉय का मतलब तो समझती हो ना? चंदा व्यंग से हंसी और बोली,
बहुत अच्छी तरह से राजा साहब, चलती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये बोलकर उसने अपने हाथ जोड़े और वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक से राजवेंद्र उसे रोकते हुए बोला, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ दिन इस महल में रुकना चाहिए? चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, सालों बाद इस महल में खुशियाँ वापस लौटी हैं। मैं वापस लौटा हूँ और अब यहाँ पर जश्न होगा। मेरी शादी की खुशियाँ मनाई जाएंगी, तो क्या तुम्हें भी इन खुशियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? चंदा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर बन सकती तो ज़रूर बनती, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा राजा साहब। पहले ही इस महल को अपना बहुत वक्त दे दिया मैंने, अब और नहीं दे पाऊँगी। मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से दोबारा जाने लगी। तभी राजवेंद्र बोला, कहीं तुम इसलिए तो यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है? मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम दिखाना तो यही चाहती हो कि तुम खुश हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम यहाँ से भागना ही चाहती हो, इसलिए क्योंकि तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं पाओगी। उसकी बात पर चंदा के चेहरे पर एक तकलीफ भरी मुस्कुराहट आ गई। राजवेंद्र ने उसे ना सिर्फ जख्म दिए थे, बल्कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की ख्वाहिश भी रखी हुई थी। वो एक गहरी सांस लेकर वापस राजवेंद्र की तरफ घूम गई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है राजा साहब, आपने अपने दिल से सारे एहसास खत्म कर दिए। आपने मुझे भुला दिया। मेरे लिए आपका फैसला, आपका हुक्म, जो अगर मुझे मरकर भी मानना पड़े तो मैं मानूंगी। आप राजा साहब हैं और मैं आपकी दासी। आप तो मुझे कांच पर चलने के लिए कहेंगे तो भी मैं चल पड़ूंगी। फिर ये शादी में शामिल होना तो बहुत छोटी सी बात है। आप चाहते हैं मैं इस महल में रहूं और आपकी शादी अपनी आंखों से देखूं, तो मैं ज़रूर देखूंगी। और रही बात जलन की, तो आप शादी की तारीख निकलवाइए राजा साहब। आपकी शादी में सबसे ज़्यादा रौनक मैं ही लगाऊंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई। राजवेंद्र बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसका दिल इस वक्त हद से ज़्यादा भारी हो रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपना हाथ पलंग के किनारे पर कर दिया। उसकी मुट्ठी लगातार जकड़ती जा रही थी और उसकी आंखों के सामने चंदा का चेहरा घूमता जा रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू, उसका उसे वो पायल देना, उस खत को जला देना, उससे आज़ादी मांगना, वो सब उसे तकलीफ दे रहा था। वो खुद से बोला, मुझे माफ़ कर दो चंदा। कहाँ तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखने का वादा किया था और कहाँ तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ें दे बैठा। काश कच्ची उम्र में तुमसे सच्ची प्रीत नहीं होती तो ना खुद का दिल दुखता और ना ही तुम्हारा। तुम तो आई थी दासी बनकर, मैंने ही तुम्हें प्रेमिका बनाया और मैंने ही तुम्हारा दिल तोड़ दिया। पर मुझे माफ़ कर दो चंदा, मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने कमरे में आई और आकर दीवार से लगकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई। उसने कहा था कि वो नहीं रोएगी, उसके आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने राजा साहब के लिए वो रो रही थी। सुबह का वक्त तकरीबन 5 बजे। तन्वी अपने कमरे में सो रही थी। उसे अलग से रूम दिया गया था और अब एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। तन्वी आराम से सोई हुई थी और जब उसने दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा चौंक गई। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ पर अभी 5 बजे थे। वो बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, क्या है, इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सामने खड़ी मीना तुरंत बोली, वो रानी सा ने आपको तैयार होने के लिए बोला है। आज पूरे 4 साल बाद हुकुम महल में आए हैं तो पहले वो कुलदेवी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेंगे और उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें शुरू होंगी। आपको भी उनके साथ जाना होगा क्योंकि आप उनकी होने वाली अर्धांगिनी हैं। मीना की बात सुनकर तन्वी ने मुंह बनाया क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो राजवेंद्र से शादी करने के लिए तो मरी जा रही थी, लेकिन इन सब रस्मों में और मंदिर जैसी चीज़ में तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बेशक से उदयपुर के एक राजा की बेटी थी, लेकिन वो शुरू से ही लंदन में पली बढ़ी थी, इसलिए इन सब चीज़ों में ना कभी उसका इंटरेस्ट था और ना ही उसने कभी इंटरेस्ट लेने की कोशिश की। वो मीना की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं ये स्किप नहीं कर सकती? मीना हैरानी से बोली, कौन सी, कब?
तन्वी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मेरा मतलब है क्या आप सब लोग अकेले नहीं जा सकते? मेरी तबीयत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मीना तिरछा मुस्कुराई और बोली, समझ गई मैं आपकी बात, लेकिन एक बात सुन लीजिए होने वाली रानी सा कि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करेंगी तो प्रजा आप पर सवाल उठा सकती है और फिर आपकी शादी में दिक्कत भी आ सकती है। उसकी बात पर तन्वी गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, अब एक पूजा से पार्टिसिपेट नहीं करूँगी तो क्या शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी? आर यू सीरियस? ये बोलकर उसने मुंह बनाया और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया। अब वो मीना की तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, मैं रेडी होकर आती हूँ। अब ये मत कहना कि बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोलकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वहीं मीना मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बड़ी नक चढ़ी है, बिल्कुल अपनी सांस पर गई है। ये बोलकर वो हंसने लगी और फिर शातिर एक्सप्रेशन के साथ बोली, ऐसी ही रानी होनी चाहिए। कहाँ ये जो इतनी हाई फाई है, इतना घमंड है इसके अंदर कि सामने वाले को कुछ समझती ही नहीं। और कहाँ वो चंदा जो खुद एक दासी है लेकिन चली थी रानी बनने। अब खुद हुक्म ने उसे उसकी औकात दिखा दी उसे। ये बोलकर अब वो किसी शैतान की तरह हंस रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र अपने कमरे में था और अपने कपड़े ढूंढ रहा था। कल ही उसका सारा सामान सेट किया गया था। उसके आने से पहले ही उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ कमरे में लाई गई थी और फिर चंदा ने ही सब समेट कर अच्छे से अलमारी में रखा था। हालांकि सारा सामान अच्छे से रखा गया था, अगर कोई उन्हें ढूंढना चाहे तो आसानी से मिल सकती थी, क्योंकि चंदा की साफ सफाई तो देखने लायक होती थी। वो एक एक चीज़ बड़े अच्छे से समेटती थी, लेकिन शायद राजवेंद्र ढंग से अपनी चीज़ ढूंढ ही नहीं रहा था। वो इस वक्त फ्रस्ट्रेट लग रहा था और तभी वो चिल्लाते हुए बोला, यहाँ पर मुझे मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। किसने मेरा ये सारा सामान लगाया है? जाओ बुलाकर लेकर आओ उसे। ये बोलकर उसने दरवाजे पर खड़े नौकर की तरफ देखा तो वो नौकर तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और सीधा चंदा के कमरे में आई, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसने इस वक्त सफ़ेद रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था और उसके बाल पूरी तरह से गीले थे। वो चूड़ियाँ पहन रही थी कि चूड़ियाँ पहनते हुए वो राजवेंद्र की बातों को ही याद कर रही थी। बेशक से वो जितना मर्जी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवेंद्र की बातें तो उसके रोम रोम में बसी थी। वो एक ही दिन में उन बातों को भूल नहीं सकती थी। एक ही दिन क्या, वो तो शायद पूरी उम्र राजवेंद्र को नहीं भूल सकती थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो चंदा ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। सामने खड़ा दास जल्दी से बोला, आपको हुक्म ने बुलाया है। ये बोलकर उसने अपना सिर झुकाया और वहाँ से चला गया। चंदा कुछ पल अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर जल्दी से अपना पल्लू अपने ऊपर अच्छी तरह से ढालकर अपने कमरे से बाहर निकली और राजवेंद्र के कमरे में आई। राजवेंद्र अभी भी अलमारी के सामने खड़ा गुस्से से अलमारी को घूर रहा था। चंदा दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया राजा साहब? राजवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा सामान कहाँ है? आधे से ज़्यादा सामान तो गायब है। ना ही मुझे मेरा सफ़ेद कुर्ता पजामा मिल रहा है और ना ही। ये बोलते हुए वो चुप हो गया, लेकिन चंदा के चेहरे पर बस फीकी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि राजवेंद्र क्या बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, अंदर आने की इजाज़त है? राजवेंद्र गुस्से से बोला, अंदर आए बिना तो सामान मिलेगा नहीं ना, तो अंदर तो आना ही पड़ेगा तुम्हें। ये बोलते हुए उसकी गुस्से भरी नज़रें चंदा पर ही थीं। चंदा उसके पास आकर खड़ी हुई और उसके साइड हटने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन राजवेंद्र अपनी जगह पर यूं ही खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसकी तरफ चंदा देखते हुए बोली, राजा साहब, जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? राजवेंद्र उसकी बात पर उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक वक्त था जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे होते थे। उम्र का दायरा था शायद, इसलिए उनके बदन भी एक नहीं हुए, वरना वो कब के एक दूसरे के हो चुके होते। और आज के वक्त चंदा उसके पास आने में भी हिचकिचा रही थी, पर इसका कारण भी तो वो खुद ही था। उसने एक गहरी सांस ली और हल्का सा पीछे हट गया।
लेकिन ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से अभी भी अलमारी के सामने थोड़ी कम जगह ही थी। लेकिन चंदा आगे की तरफ आई और अलमारी में से राजवेंद्र के कपड़े निकालने लगी। उसने पहले उसका सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा निकाला। राजवेंद्र उसे पीछे से देख रहा था। 4 साल पहले जब वो यहाँ से गया था तो चंदा 17 साल की थी। उसका बदन भी 17 साल की बच्ची जैसा था, लेकिन अब तो वो 21 साल की हो गई थी और अब उसका बदन पूरी तरह से जवानी के आगोश में आ चुका था। उसकी वो कमर जो लहंगा घाघरा चोली की वजह से साफ दिखाई दे रही थी, उसके वो भीगे हुए घने बाल जो उसकी कमर तक झूल रहे थे और पानी की बूंदें उसकी कमर पर ठहर रही थी। राजवेंद्र को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी थी। वहीं चंदा ने अब उसके इनर वियर भी निकाले और उन्हें साइड में रखते हुए बोली, और भी कुछ चाहिए क्या राजा साहब? राजवेंद्र ने जब उसे वो कपड़े निकालते हुए देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो उन कपड़ों के बारे में बोला भी नहीं जिन्हें चंदा निकाल चुकी थी। आज भी उसकी चंदा उसे कितनी अच्छी तरह से समझती थी, ये महसूस करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। चंदा ने अब पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसके जो गीले बाल थे वो एकदम से पीछे की तरफ गए, लेकिन जो पानी की बूंदें राजवेंद्र के चेहरे पर गिरी उनसे राजवेंद्र की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। चंदा जल्दी से बोली, माफ़ कर दीजिएगा राजा साहब। वहीं राजवेंद्र उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। चंदा को देखते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो उसकी खूबसूरती को चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था और अब वो उसके करीब बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते हुए देख चंदा क्लोजेट में पीछे की तरफ लग गई और अब राजवेंद्र उसके बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर झुक गया। चंदा के हाथ खुद ब खुद राजवेंद्र के कंधे पर आ गए और उसने हल्की सी आह भरी, पता नहीं क्यों लेकिन वो अंदर तक सिहर चुकी थी। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल पीछे की तरफ हट गया तो चंदा एकदम हैरान रह गई। उसने सवालिया नज़रों से राजवेंद्र को देखा। वहीं राजवेंद्र ने अब अपना कुर्ता उठाकर पहना और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो मुझे? चंदा तुरंत बोली, कुछ भी नहीं, आपको आपके कपड़े मिल गए ना, अब मैं यहाँ से जाऊँ? राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, अभी इजाज़त नहीं दी मैंने तुम्हें। चंदा झट से बोली, लेकिन अब आपका काम तो हो गया ना, तो अब आप मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहते हैं? मुझे जाना है, मुझे भी तैयार होना है, मुझे भी तो सब लोगों के साथ मंदिर। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैंने कब कहा कि तुम्हें सबके साथ मंदिर नहीं जाना है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे। मुझे भी मंदिर के लिए तैयार होना है और क्या पता मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बस तुम यहीं पर खड़ी रहो। चंदा ने मुंह बनाया लेकिन कुछ कहा नहीं। वो अब चुपचाप वहीं पर खड़ी रही और राजवेंद्र ने अब अपना पैजामा भी पहन लिया। चंदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि राजवेंद्र उसके सामने ये हरकतें कर क्यों रहा है। अब राजवेंद्र बस उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी नज़र अब अपने सीने पर गई जहाँ पर उसके कुर्ते के बटन थे, लेकिन अब अगले ही पल उसने एक बटन को कसकर अपने हाथ में दबाया और उसे तोड़ दिया। चंदा का ध्यान दूसरी तरफ था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही। राजवेंद्र झट से बोला, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है, ज़रा इसे लगा दो। ये बोलते हुए उसने चंदा की तरफ देखा। चंदा ने उसकी बात सुनी और झट से सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई जहाँ पर सुई धागा वाला बॉक्स रखा था। उसने उस बॉक्स को उठाया और वापस राजवेंद्र के पास आ गई तो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आप कुर्ता उतार दीजिए ताकि मैं बटन लगा दूं। राजवेंद्र झट से बोला, लेकिन मैं कुर्ता नहीं उतार सकता, मुझे बाहर जाने के लिए देर हो रही है तो तुम्हें ऐसे ही बटन लगाना होगा। चंदा हैरानी से बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे बटन लगाऊंगी राजा साहब? आप भी जानते हैं कि ये बटन लगाना आसान नहीं होगा और मैं आपको ऐसे। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। राजवेंद्र तुरंत बोला, क्या? कहो अपने मन की बात, कहो क्या कहना चाहती हो? चंदा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आप मुझे कुर्ता उतार कर दे दीजिए राजा साहब, मैं इसे सिल दूंगी। राजवेंद्र तुरंत बोला, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं इन सब पर जाया करूँ। चंदा उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, तो आप कोई और कुर्ता पहन लीजिए। राजवेंद्र तुरंत बोला,
मैंने तुम्हें हुक्म दिया है चंदा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन लगाओ। अब अगर तुम्हें मेरा हुक्म नहीं मानना तो बता दो, आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चंदा उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, लेकिन कुर्ता उतारने में वक्त ही कितना जाएगा। राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए मेरा एक एक पल कीमती है। चंदा ने अब उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे की तरफ आई। उसने अपने हाथों में वो सुई धागा अच्छे से लिया और राजवेंद्र के कुर्ते का किनारा पकड़ लिया। राजवेंद्र की नजरें उस पर गहरी हो गई। उसे जो चंदा के बालों से खुशबू आ रही थी वो बस उसे महसूस करना चाहता था। चंदा अभी कुछ देर पहले ही जैसे बेचैन हुई थी, वे बेचैनी सी महसूस कर राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। चंदा अभी कुछ पल पहले जैसे बेचैन हुई थी, वो बेचैनी सी महसूस कर राजवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। मतलब आज भी उसकी चंदा के एहसास बिल्कुल वैसे थे जैसे पहले थे। बेशक से चंदा पहले एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसके शरीर में जो एहसास होते थे वो राजवेंद्र महसूस कर सकता था। वो अब एक नज़रों से अपनी चंदा को देख रहा था और चंदा बस किसी तरह उस बटन को लगाने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दबाजी में थी और हड़बड़ाहट में उसके हाथ कांप रहे थे। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? चंदा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगले ही पल राजवेंद्र ने कहा, तो फिर कांप क्यों रही हो? चंदा को समझ नहीं आया कि अब वो राजवेंद्र की बातों का क्या ही जवाब दे, पर फिर अचानक से उसकी आह निकली क्योंकि राजवेंद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारे हाथ कांपेंगे नहीं? चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं क्या आप मुझे राजा साहब? एक दासी को इस तरह से छूना आपको नहीं लगता गलत है? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, अगर गलत है तो जाओ जाकर महल में ढिढोरा पीट आओ कि तुम्हें तुम्हारे राजा साहब ने गलत तरीके से छुआ। अगर मेरी गलती है तो मुझे भी सजा मिलेगी, बेशक से मैं राजा साहब ही क्यों ना हूँ। उसकी बात पर अब चंदा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। जैसे तैसे उसने वो बटन लगाया और बोली, आज तो मैंने आपका हुक्म मान लिया राजा साहब, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि आइंदा आप ये सारे काम अपनी होने वाली अर्धांगिनी को कहें। ऐसे किसी दासी का राजा साहब को छूना सही तो नहीं है। खैर अब मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। ये बोलते हुए उसने वो सुई धागे वाला बॉक्स वापस अपनी जगह पर रख दिया था। राजवेंद्र अब एक बार फिर से उसकी तरफ देखने लगा। उसका वो घाघरा चोली और जिस तरह से उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था, चेहरे पर खूबसूरती के साथ साथ सादगी भी, और ऊपर से वो चुप्पी जो उसने तान रखी थी, लेकिन नजरें जो बिना बोले रह नहीं पा रही थी। उन्हें देखकर तो जैसे राजवेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे आज की खूबसूरत सुबह जितनी खूबसूरत सुबह तो कभी उसके लिए हुई ही नहीं। चंदा उसकी आंखों से ओझल हो गई और राजवेंद्र अब जल्दी से तैयार होने लगा। उसे बाहर जाना था तो अब वो और ज़्यादा वक्त चंदा से उलझ भी नहीं सकता था। वहीं चंदा अपने कमरे में आई और मुंह बनाते हुए बोली, आए बड़े मुझसे बटन लगवाने वाले, अगर इतना शौक है अपने टूटे हुए बटन को लगाने का तो अपनी उस होने वाली अर्धांगिनी को क्यों नहीं कहते जो अपने साथ लेकर आए हैं? मुझे क्यों कहा? दासी हूँ मैं, कोई बीबी नहीं जो ऐसे काम करूँगी। ये बोलते हुए वो लगातार अपना नाक सिकुड़ रही थी। वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई और उसने एक नज़र खुद को देखा और अगले ही पल जैसे वो खुद से ही नजरें चुराने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपने राजा साहब का एहसास अभी भी अपने बदन पर हुआ। वो गर्म सांसें जो उसने उसकी गर्दन पर महसूस की थी, बस उन्हीं ने जैसे उसकी जान निकाल ली थी। उसने अपनी गर्दन को वहाँ छुआ और फिर हल्का सा मुस्कुरा उठी। किसी पर अपना एहसास छोड़ने के लिए उसे होठों से चूमना जरूरी नहीं, ये बात राजवेंद्र पूरी तरह से साबित कर चुका था। वहीं चंदा अब आईने के सामने से घूम गई और खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, पागल हो क्या तुम चंदा? जो ये सब सोच रही हो वो अब तुम्हारे राजा साहब नहीं है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ राजा साहब है। वो राजा साहब जो हर किसी के लिए है, जिस पर मेरा कोई हक नहीं है, उन पर सिर्फ और सिर्फ उनकी अर्धांगिनी का हक होगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। आखिर क्या चल रहा है राघवेंद्र के मन में जो वो चंदा के और खुद के सोए हुए एहसासों को जगा रहा है?
क्या राजवेंद्र हमेशा के लिए अपनी चंदा से दूर हो जाएगा तन्वी से शादी करके, या उसे खुद की जिंदगी में वापस ले आएगा? कहानी का हर एक पार्ट इमोशंस और क्यूरियोसिटी से भरा होगा, जो आगे आने वाले पार्ट को देखने के लिए आपको बेसब्र करेगा। और जिन लोगों की शिकायत है कि आपने राजवेंद्र और चंदा को दूर कर दिया, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक दासी और राजा की मोहब्बत कंप्लीट हो जाए इतनी आसानी से, ये बात हजम तो नहीं होती। राजवेंद्र और चंदा को उनका साथ और उनका मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन दोनों को थोड़ी परीक्षाएं तो देनी ही होगी। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।